तो बहुतों ने मुझे मेल किया कि सर आपका जो CI/CD पाइपलाइन का जो कोर्स है ना, वो है तो बढ़िया, बट ये बिगनर्स के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर। यहाँ पे क्या है कि भले ही आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिया है, बट जो बंदे जिन्हें CI/CD का कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, उनका CI/CD का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत स्टूडेंट से मैंने बात किया जो कि ऑलरेडी डेवऑप्स सीख चुके हैं, CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख चुके हैं। इवन वो मुझे कहते हैं कि ओके या आई नो जेनकिंस, आई नो डॉकर, आई नो हाउ टू क्रिएट CI/CD पाइपलाइन। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या होता है CI/CD पाइपलाइन, तो जस्ट सिंपली सेड ओके इट्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट को क्रिएट करके कंटिन्यूअसली डिप्लॉय कर सकते हो। फाइन, दैट इज करेक्ट आंसर। बट जब आप बैकएंड के कंसेप्ट में आते हो, भाई एग्जैक्टली CI/CD होता क्या है, लाइक ये पाइपलाइन आया है क्यों मार्केट में, पाइपलाइन का ये कंसेप्ट आया ही क्यों मार्केट में, क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? अगर हमारे पास CI/CD पाइपलाइन नहीं है तो क्या एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का कोई दूसरा रास्ता है? या इस जगह मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। और और दोस्तों, लाइक इफ यू नो दिस थिंग्स, मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर ना ऐसे लपेट नहीं पाएंगे वो। नहीं तो अगर आप आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, भले ही आप CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हो, इंटरव्यूअर चाहे तो आपको अपने बातों में फंसा सकते हैं। थोड़ा सा वो अपना सिनारियो को चेंज कर देंगे तो आप उनका जवाब ना दे पाओगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने मैंने ना आज ये ये लेक्चर बनाने का सोचा है, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैंने जितने लोगों से बात किया है, मुझे लगता है ना कि आपको CI/CD पाइपलाइन, ये जो डेवऑप्स है, ये सीखने से पहले कुछ बातों को जानना होगा, कुछ बेसिक चीजों का आपको नॉलेज रखना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हिसाब से मैंने लाइक जितना भी आज तक AWS DevOps एज एन AWS DevOps इंजीनियर मैंने जो भी काम किए हैं, मेरे हिसाब से DevOps इज नॉट लिमिटेड टू CI/CD पाइपलाइन। DevOps इज द ऑटोमेशन। अगर आप क्लाउड में किसी भी मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं ना, तो वो आप कह सकते हो कि वो DevOps है, और वो एक DevOps इंजीनियर का ही काम होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई आप चलो CI/CD पाइपलाइन बना दिए, दिस इज डेवऑप्स, और उसके अलावा कोई भी दूसरे चीजों को आप ऑटोमेट कर रहे हो, लाइक EC2 सर्वर है, उसका आप स्नैपशॉट ले रहे हो, उससे ऑटोमेट कर रहे हो, तो वो डेवऑप्स नहीं होता। नहीं, दैट इज ऑल्सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डेवऑप्स ओनली दैट कम्स अंडर डेवऑप्स, बिकॉज आपको वहां पे ऑटोमेट करना है चीजों को, आपको स्क्रिप्ट लिखना है, मे बी आपको लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना हो जो कि आपके EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेते रहे रेगुलर बेसिस पे। ये सारे के सारे काम डेवऑप्स इंजीनियर्स का ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कभी भी आप डायरेक्ट CI/CD पाइपलाइन मत सीखो, बिकॉज मैंने अभी कहा डेवऑप्स इज ऑटोमेशन। अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको मैनुअल चीजों को सीखना होगा। जब तक आपको मैनुअल चीजें पता नहीं होती है ना दोस्तों, आप ऑटोमेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर लेट सपोज, चलो आपको पता ही नहीं है कि कोई चीजें मैनुअल कैसे हो रही है, ठीक है, और अब आपको उससे ऑटोमेशन, अब आपको उसको क्या करा, ऑटोमेट करना है, तो चलो एक तरह से CI/CD पाइपलाइन हो गया, सिंपल पाइपलाइन क्रिएट कर दिया। बट सडनली यहाँ पे अगर इंटरव्यूअर ने, या फिर चलो लेट सपोज इंटरव्यू बात हटा दो, लेट सपोज आप क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हो, क्लाइंट ने सडनली अपना जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, तो भाई आप ना वहां फंस जाओगे, क्योंकि आपको बस ऑटोमेशन आता है। बट यही अगर आप मैनुअली करना जानते हो ना, तो उसके सिनारियोज को आप पहले मैनुअली खुद से परफॉर्म कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और जब मैनुअली आप सक्सेस हो जाते हो, तब आप देख के आराम से ऑटोमेशन कोड लिख सकते हो। आप इजिली उस चीज को एज एन स्क्रिप्ट लिख सकते हो। आप समझ सकते हो कि ओ हाँ, चलिए ये स्टेप परफॉर्म करना है, अब मुझे बस स्क्रिप्ट लिखना है, तो आप स्क्रिप्ट लिख लोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप CI/CD पाइपलाइन सीख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको मैनुअली कुछ चीजों को सीखना होगा। CI/CD पाइपलाइन क्या होता है दोस्तों, आप सिंपल जानते होगे, ये इज एन ऑटोमेटेड वे टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं CI/CD पाइपलाइन। बट मैनुअल वे यहाँ पे क्या हो गया, आप उसी एप्लीकेशन को मैनुअली डिप्लॉय कर रहे हो EC2 इंस्टेंस पे। तो अगर आप मैनुअली डिप्लॉय करना चाहते हो ना,
अगर आप जानते हो मैनुअली डिप्लॉय करना तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है उसे ऑटोमेट करना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग मैनुअली भी करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे उसे ऑटोमेट भी करेंगे और CI/CD पाइपलाइन को कैसे मैनुअली से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग मैनुअली प्रोसेस को रिमूव करके CI/CD पाइपलाइन को ले आते हैं। तो ये चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। गाइस, इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूँ आगे, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको CI/CD पाइपलाइन का नॉलेज है, अगर आपको पता है पाइपलाइन क्या होता है, तो प्लीज़ ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। ये लेक्चर एक्सपेशली फॉर बिगनर्स है, जिन्हें कन्फ्यूजन है CI/CD पाइपलाइन में, बस ऐसा समझ लो आप। तो चलिए हम लोग पहले लेक्चर्स को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मैनुअल प्रोसेस को देखेंगे। दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो वहाँ क्या होता है। लेट सपोज कि मैं एक जावा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा जावा एप्लीकेशन। अब जावा एप्लीकेशन में क्या हुआ ना, मैंने मेरा अपना कमांड है यहाँ, मैंने बहुत सारे कमांड लिखे हैं, कोड है। जावा एप्लीकेशन क्या है, चलो सबसे पहले डेवलपर ने जावा का कोड लिखा, तो मैं इसे क्या करूँगा, चलो मैंने इसे लेट सपोज यहाँ कुछ भी कोड है, ठीक है। अब ये जो कोड है ना, ये टोटल 1000 पेजेस का कोड है, ठीक है। अब ये डेवलपर है, इसने कोड लिखा। चलिए, इसने क्या कोड लिखा, ये जो कोड है ये एक तरह से आपको कैलकुलेटर डेवलप करता है। ये जो कोड है ये आपको एक तरह से कैलकुलेटर डेवलप करेगा। तो चलिए, ये जो जावा का कोड है, जब इसे आप रन करोगे तो ये कैलकुलेटर की तरह काम करने लगेगा। चलिए, अब जो डेवलपर है उसने कोड लिखा, बट अब वो चाहता है कि सारी की सारी दुनिया उसके कोड को यूटिलाइज करे। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो अपने कोड को किसी ऐसे जगह पे रन करेगा। लेट सपोज ये जावा कोड किसी ऐसे लोकेशन पे रन करते जहां पे हम सब रीच कर सके। सो सिंपल सी बात है, जो जो ये कैलकुलेटर होता है सारे के सारे बंदे एक्सेस कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है सर्वर। सर्वर एक ऐसा चीज है जिसको वर्ल्ड के सारे लोग जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वो एक्सेस कर पाएंगे सर्वर को। तो जावा जो डेवलपर होता है वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो इस कोड को उठाते हैं, आपके सर्वर पे ला करके रख देते हैं, और फिर आपके सर्वर पे ये जो कैलकुलेटर है ये चलने लगता है, आपका कैलकुलेटर रन करने लगता है सर्वर पे, और इस कैलकुलेटर को फिर हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यही एक तरह का जावा एप्लीकेशन है। लेट सपोज मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कर रहा हूँ। जावा एप्लीकेशन है, नोड जेएस एप्लीकेशन है, आपको फ्लास्क है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, पाइथन से रिलेटेड जैंगो है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं उसे रन कर रहा हूँ। तो उसमें से चलिए एक टाइप का एप्लीकेशन ये जावा एप्लीकेशन हो गया। तो दोस्तों, जब भी मैं कहूँ एप्लीकेशन, या तो वो जावा हो, या फिर वो नोड हो, फ्लास्क हो, जैंगो हो, वेब एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, जस्ट एज्यूम करो आपकी वो एक एप्लीकेशन है। दैट्स इट। प्लीज डोंट गो ऑन द लैंग्वेज, क्या ये जावा में लिखा हुआ है, ये नोड में लिखा हुआ है, ये फ्लास्क में लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। ओके, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वो एक एप्लीकेशन है, दैट्स इट। अब जब वो एप्लीकेशन को मैं यहाँ सर्वर पे रन कर रहा हूँ, मैं इसे नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये हो गया सर्वर। चलो मैं कर देता हूँ लाइनक्स सर्वर। अगर आपको थोड़ा AWS आता है तो आपके लिए और इजी मैं कर देता हूँ ताकि समझ में आए। EC2 इंस्टेंस, ठीक है। चलिए, आपके EC2 इंस्टेंस पे ये कैलकुलेटर रन कर रहा है। अब मैं EC2 इंस्टेंस पे क्यों रन कर रहा, क्योंकि EC2 इंस्टेंस के पास अपना क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा, और उस पब्लिक आईपी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा आपके सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। मतलब अगर आपका जावा कोड जो कैलकुलेटर क्रिएट करता है, अगर वो जावा कोड आपके सर्वर पे रन कर रहा है, मीन्स दैट कैन बी एक्सेसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एप्लीकेशन को रन करने का। यहाँ पे डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने कोड लिखा, सर्वर पे गया, उस कोड को डाला, उस कोड से इस कैलकुलेटर को रन किया। तो ये प्रोसेस कोई ऐसा थोड़ी है कि जब तक मैं उसे पाइपलाइन नहीं दूं बना करके, एक सेकेंड, हाँ, तो जब तक मैं उसे कोई पाइपलाइन बना करके नहीं दूं, तब तक वो अपने कोड को इस सर्वर पे डाल ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है।
उस उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि वो कोड को अपने सर्वर पे डाल दे। हो सकता है वो अपने कोड को उठा करके S3 बकेट पे अपलोड कर दे और EC2 इंस्टेंस से जाके वो कोड को डाउनलोड कर ले और वहां पे उस कोड को रन कर दे। कैलकुलेटर जो आपका रन करने लगेगा। देखो अब बिना पाइपलाइन के आपका कोड डिप्लॉय हो गया। पॉसिबल है। हो सकता है जो डेवलपर है वो अपने कोड को गिटहब पे डाल दे और उसके बाद आप EC2 इंस्टेंस पे जाके उस गिटहब पे उस रिपोजिटरी से आप उस कोड को डाउनलोड करके फिर उसे रन कर दो। कैलकुलेटर आपका रन करने लगेगा। तो उसके लिए तो पाइपलाइन का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये दोस्तों मैनुअल प्रोसेस हो गया ना, CI/CD पाइपलाइन। तो उस प्रोसेस के लिए आपको इस पाइपलाइन का जरूरत नहीं पड़ा। बिना इस पाइपलाइन के आप लोग देख रहे हो, बिना इस पाइपलाइन के भी मैं सारे के सारे कोड को अपनी EC2 इंस्टेंस पे रन कर सकता हूं मैनुअली। तो हम लोग सबसे पहले मैनुअली प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अब CI/CD पाइपलाइन क्यों आया मार्केट में? इसका यही रीजन है। यहाँ क्या होता है, जावा डेवलपर क्या करते हैं, वो कोड डेवलप करते हैं। वो कोड उसके बाद उस कोड को टेस्ट करा जाता है। फिर टेस्ट में जो टेस्ट इंजीनियर होते हैं वो बहुत सारे बग ढूंढते हैं। फिर वो वापस जाएगा डेवलपर के पास। फिर डेवलपर उसको क्या करेंगे, डेवलपर उसको अच्छे से मीन्स जो भी बग होता है उसको दूर करेंगे, फिर उसे भेजेंगे, फिर टेस्टिंग होगा। उसके बाद वो फिर फाइनली सर्वर पे आकर डिप्लॉय होता है। अब इसके लिए मल्टीपल टीम्स होते हैं। अगर आप पाइपलाइन को हटा दो तो अभी बस मैं मैनुअल का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो डेवलपर होते थे ना, ये पहले का सिनेरियो, बहुत पहले ऐसे यूज किया जाता था। एप्लीकेशन को इसी तरीके से डिप्लॉय किया जाता था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीजों को। तो डेवलपर क्या करते थे, लेट सपोज डेवलपर ने जावा कोड लिखा तो उनका एक टेस्टिंग टीम भी बैठता था। एक टेस्टिंग टीम है, चलो इसे मैं मान लूँ कि एक हमारा टेस्टिंग टीम है, ये टेस्टिंग टीम है। तो डेवलपर कोड डेवलप करके उस कोड को वो पहले टेस्टिंग टीम के पास भेजता था। टेस्टिंग टीम टेस्ट करती थी। अगर उन्हें कुछ बग मिला तो वो वापस से भेज देती थी डेवलपर के पास। फिर डेवलपर क्या करता था, उसे जो भी चेंजेस करने होते थे वो चेंजेस करके फिर से वापस टेस्टर के पास भेजता था। टेस्टर क्या किया, फिर से टेस्ट किया, सब कुछ सही लगा। तो फिर टेस्टर ने क्या किया, इस टेस्ट को आगे सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए इस कोड को भेज दिया। सर्वर पे ऐसा नहीं था कि ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता था ना, सर्वर के पास भी कुछ एक टीम होता था। वो टीम होता था क्या, ऑपरेशन टीम, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एप्लीकेशन टीम होते हैं वो। तो इसे में हम लोग कहते हैं ऑपरेशन टीम। अब ऑपरेशन टीम के बाद जो टेस्टिंग टीम है ना, ये ऑपरेशन टीम पर, सॉरी मैं इसे ऐसे हाँ, टेस्टिंग टीम अपने ऑपरेशन टीम के पास वो कोड भेजते थे। अब ऑपरेशन टीम का क्या काम होता था कि उस कोड को EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल करना। तो अब मैं, चलिए बीच में एक और चीज जो मैं भी आप लोग को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो बात मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, सिंस यू आर अ बिगिनर्स, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज डोंट माइंड। अब देखिए, अब ऑपरेशन टीम क्या करती है कि उस कोड को डिप्लॉय किया उसने। चलिए मैं बीच से इन सारे चीजों को हटा देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ऑपरेशन टीम क्या करती है, ऑपरेशन टीम क्या करेगी, इस कोड को पहले डिप्लॉय करेगी सर्वर पे। बट अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पहले आती थी, वो होती थी डिपेंडेंसीज की। तो चलिए वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो अभी आपको क्या करना है, मैं बस अभी अभी आपने जो देखा, डेवलपर्स ने अपने कोड को दिया टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट करा। अगर बग नहीं है तो वो उसने आगे ऑपरेशन टीम को फॉरवर्ड कर दिया डिप्लॉय करने के लिए। अगर बग है तो वो वापस डेवलपर के पास भेजते थे। फिर डेवलपर अपना जो भी चेंजेस वगैरह होते थे वो करके वापस टेस्टिंग टीम को भेजते थे। फिर टेस्टिंग टीम दोबारा टेस्ट करके उसे ऑपरेशन टीम को भेजते थे और ऑपरेशन टीम का काम क्या होता था, वो उसे सर्वर पे डिप्लॉय करते थे। डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर देते थे आपके सर्वर पे। अब आपका सर्वर पे वो एप्लीकेशन रन कर रहा है तो कोई भी बंदा जो कि आउटसाइड है, जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, जिसके पास इसका भी IP एड्रेस है, वो इस कैलकुलेटर को यूज कर रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने CI/CD पाइपलाइन का यूज किया ही नहीं, ये तो मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है ना। तो चलिए पहले इस चीज को हम लोग मैनुअली देखते हैं। तो चलिए मैं अपने EC2 सॉरी AWS कंसोल पे आ गया हूँ। यहाँ से आपको बस EC2 पे जाना है और सबसे पहले आपको एक सिंपल सा इंस्टेंस लॉन्च करना है।
बिकॉज हम लोग इस EC2 इंस्टेंस पे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये इस EC2 इंस्टेंस पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहे हैं। दोस्तों ये कैलकुलेटर नहीं होगा, बिकॉज मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर का कोड नहीं लिख सकता। बट हाँ, मैं एक सिंपल सा जावा एप्लीकेशन डेवलप करूंगा, जिसे हम लोग स्प्रिंग बूट एब्स्ट्रैक्ट के, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। वो भी एक जावा कोड से ही लिखा हुआ होता है। तो चलिए एक सिंपल सा, चलिए लिनक्स सर्वर ले लेते हैं हम लोग। ओके, एक काम करते हैं, AWS ने न्यू विजेट लॉन्च किया, तो चलिए मैं उसे यूज करता हूँ। आप लोग भी सीख लोगे अगर कुछ भी इशू हुआ तो यहाँ से चलिए हमारा नाम क्या होगा, स्प्रिंग बूट ऐप, ये हमारा सर्वर का नाम हो गया। हमें क्या करना है यूज, अमेजन लाइनेक्स। अमेजन लाइनेक्स में अमेजन लाइनेक्स 2, ये फ्री टियर एलिजिबल है, मैं इसे यूज करूंगा। कितना इंस्टेंस चाहिए हमें, एक इंस्टेंस चाहिए। और T2.micro में यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये फ्री टियर के अंदर आता है। इसके अलावा चलिए T2.micro की पेयर सेलेक्ट करना है, तो आई कैन गो विदाउट की पेयर ऑल्सो, नो इश्यूज। SSH ट्रैफिक है, एनीवेयर। चलो नेटवर्क सेटिंग मैं कर दिया हूँ, कैसे एनीवेयर। नो, मैं इसे एडिट करता हूँ। मेरे पास जो पहले से, जो भी पहले मैं सबनेट को ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनेबल ऑटो शाइन पब्लिक, ये मैंने कर रखा है। ओके, जो सिक्योरिटी ग्रुप है मेरे पास, जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, मैं उसे यूज करूंगा। ये हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ। और ये आपका सिंपल एक सिंगल सा नेटवर्क इंटरफेस है। अगर आप और भी नेटवर्क इंटरफेस यूज करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ये जो न्यू लुक है ना, ये इस लाइक इस काइंड ऑफ लाइक मैं कह सकता हूँ ये सिमिलर टू लॉन्च टेम्पलेट है। तो चलिए यहाँ से आके हम लोग फिर सीधा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ओके सॉरी, मैंने की पेयर नाम डाला ही नहीं। ओके, आई थिंक ये मैंडेटरी कर दिया अपन उन लोगों ने अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसे होने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए, आप लोगों को क्या करना है, ये मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। मैंने आपको क्या बताया था, इधर कोड, जावा कोड लिख करके वो डेवलपर या तो S3 में डाल सकते हैं या फिर अपने गिटहब पे डाल सकते हैं। किसी भी तरीका से उनका डेवलपर का काम क्या है कि अपने कोड को टेस्टिंग टीम और ऑपरेशन टीम के पास भेजना। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी कोड था, मैंने उस कोड को क्या करा है, गिटहब अकाउंट पे मैंने रख लिया। आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर जाओगे आपको सारा कोड, जो भी कोड है स्प्रिंग बूट का, वो कोड आपको दिख जाएगा। गाइज अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये तीनों फाइल को इग्नोर करो। दिस इज रिलेटेड टू पाइपलाइन, ये रहे नहीं रहे जस्ट इग्नोर इट। ओके, बस आप ये समझ लो कि ये जो नीचे का ये तीन है, ये एप्लीकेशन, ये कोड से रिलेटेड है। और जो पहला है ये कोड से रिलेटेड है। ये जो तीनों दिख रहा है आपको, ये पाइपलाइन से रिलेटेड है। सो जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट एज्यूम कि अभी ये अकेला है और इसके नीचे जो ये तीन फाइल है वही प्रेजेंट है अभी। अब आपको क्या करना है, मैंने मैनुअल इंस्टॉलेशन का सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन एक एक करके फॉलो करने हैं। अगर आपने EC2 इंस्टेंस नया क्रिएट करा है, जैसा कि मैंने अभी क्रिएट करा है, तो सबसे पहले आपको ये sudo yum अपडेट रन करना होगा। तो चलिए आइए, आई थिंक ये रन कर रहा है। ओके सो ओके, अभी भी इनिशियलाइजिंग ही हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को भी देख लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग sudo yum अपडेट -y करेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी पैकेजेस हैं सब कुछ अपडेट हो जाएगा विद द लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद हम लोग ये वाला जो कोड है ना, ये हम लोग डाउनलोड करेंगे EC2 इंस्टेंस में। आप लोग देख सकते हो मैंने उसका कोड यहाँ पे दे रखा है, सॉरी ये उसका URL है। ओके, तो आपको आपको क्या करना है, ये भी डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैविन पैकेज होता है, मैविन पैकेज को पहले यम रेपोजिटरी में ऐड करना है। इस कमांड का यूज करके आप उसे यम रेपो में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको मैविन को इंस्टॉल करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैविन क्या होता है। चलिए, मैविन को बताने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि जो डेवलपर होते हैं वो अपने कोड को टेस्टिंग टीम के पास भेजते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है, फिर ऑपरेशन टीम डिप्लॉय करती है। दोस्तों आप लोग अगर CI/CD पाइपलाइन आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आप लोग ने बहुत नाम सुना होगा आर्टिफैक्ट का। गाइस ये आर्टिफैक्ट होता क्या है, आपने नाम सुना होगा बिल्डिंग का, वी आर बिल्डिंग द कोड।
भाई कोड बिल्ड करना क्या होता है? कोड बिल्ड करना का मतलब ये नहीं कि आप कोड लिख रहे हो, कोड बिल्ड करना कुछ और होता है। जब आप लोग पहले के ज़माने में या फिर अभी भी अपने सिस्टम को यूज़ करते होंगे, अपने सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि वो डॉट ई फॉर्मेट में होता है। वो क्या होता है? आपके डॉट ई फॉर्मेट में होता है। आप अपने एंड्रॉयड पे अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो वो क्या होता है? एपीके फॉर्मेट में होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट आईओएस की उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बट ये होता है। आप ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं। डॉट जार होता है। पहले के ज़माने में बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स आते थे जिनका एक्सटेंशन डॉट जार होता था। तो ये सब क्या होता है? ये डॉट ई क्या होता है? डॉट ईपीके क्या होता है? डॉट जार क्या होता है? गाइज ये कोड तो नहीं है। सिंपल, कोई भी डेवलपर पहले तो अपना कोड किसी को देना नहीं चाहेगी। वो पब्लिकली अपने कोड को नहीं रख सकती है। तो फिर अब आप क्या करोगे? आपका पब्लिकली कोड है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप जब आप अपने कोड को पब्लिकली करना ही नहीं चाहते हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका कोड ये ऑपरेशन टीम के पास जाए और ऑपरेशन टीम आपके कोड को इस सर्वर पे डाल के रन करे। ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे। दिस कोड शुड बी कंप्लीटली प्राइवेट। और इस कोड से वो कैसे एप्लीकेशन रन करेंगे? इस कोड को अ, इस सर्वर पे जब रन करते हैं, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसमें से एक प्रोसेस ये होता है डॉट ई डॉट एपीके डॉट जार। यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर्स क्या करते हैं, इस कोड को पहले कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल फाइल में, जो कि या तो ई होता है, या तो डॉट एपीके होता है, या तो डॉट जार होता है। आप कोई भी उठा लो। आप सिंगल फाइल से क्या मतलब है? चलो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल में ये बता देता हूँ कि एंड्रॉयड का प्ले स्टोर हो गया आपका, आईफोन का एप्पल स्टोर हो गया, मतलब एप्पल स्टोर हो गया, प्ले स्टोर हो गया। वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे सेटअप फाइल्स होते हैं। आपको कोई गेम डाउनलोड करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके सेटअप फाइल आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आप क्या करते हो? जस्ट ओपन करते हो, इंस्टॉल करते हो, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। वो सिंगल फाइल होता क्या? वो सिंगल फाइल दोस्तों कोड तो है नहीं। वो सिंगल फाइल क्या है? यही है। या तो अगर आप एंड्रॉयड में हो तो डॉट एपीके है, आईओएस का शायद कुछ और होता है, आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग क्या कर सकते हो? तो क्या होता है एक्चुअली में, जब डेवलपर ने अपना कोड लिखा ना, तो उस कोड को वो एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर डॉट ई डॉट एपीके, यही हो गया। अगर आपका कोड जावा में लिखा है तो डॉट जार में हो गया। इस तरीके से आपके कोड को कन्वर्ट किया जाता है सिंगल फाइल में, फिर उस सिंगल फाइल को इंस्टॉल किया जाता है। गाइस जब आप विंडोज क्या कहते हैं, विंडोज 10 हो गया या फिर कोई भी विंडोज की मशीन पे जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होगे तो आप देखते होंगे वो डॉट ई में होता है, डॉट ई में होता है। बहुत सारे आप आज के डेट में आपको मिल जाएंगे डॉट MSI। ये सारी चीजें होती है। तो वो क्या है? वो एक्चुअली कोड नहीं है, बट वो एक सिंगल सा फाइल है। उस फाइल को आपको इंस्टॉल करना होता है अपने मशीन में। और वो सिंगल फाइल आता कहाँ है? वो कहाँ से है? वो सिंगल फाइल डेवलपर के इस कोड से जनरेट होता है। और ये जो कोड से इस सिंगल फाइल को जनरेट करने का जो प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं बिल्डिंग। और ये जो सिंगल फाइल हो गया, ये होता है आपका आर्टिफैक्ट। यही होता है आपका आर्टिफैक्ट। ये तीनों के तीनों आर्टिफैक्ट है। और ये आर्टिफैक्ट आया कैसे? कोड को बिल्ड किया गया है। कोड को बिल्ड किया गया है जिससे कि ये आर्टिफैक्ट जनरेट हुआ है। और इस आर्टिफैक्ट को एक्चुअली में ये कोड को आ, ये जो कोड आपको दिख रहा है, इस कोड को टीम्स के पास ना भेज करके ये जो आर्टिफैक्ट है उससे भेजते हैं टीम्स के पास। और टेस्टिंग टीम इस आर्टिफैक्ट को ही डिप्लॉय करके टेस्ट करती है, और ऑपरेशंस टीम इसी आर्टिफैक्ट को ही डिप्लॉय करती है। दोस्तों ये डॉट ई डॉट एपीके और डॉट जार तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे डेवलप करना है। सिंपल सी बात है। डॉट ई फाइल को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डबल क्लिक किया, नेक्स्ट 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 करते हैं। बीच में कुछ ऑप्शंस मॉडिफाई करना होता है तो आप उसे मॉडिफाई करके इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों इंस्टॉल करना। उसे ही कहते हैं डिप्लॉय करना। उसी प्रोसेस को आप कहते हैं कि हाँ भाई आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो। तो सर्वर पे जो जावा एप्लीकेशन होता है ना, जावा एप्लीकेशन से जब आप जावा कोड से जब आप आर्टिफैक्ट क्रिएट करोगे ना, तो वो आता है आपको डॉट जार के फॉर्मेट में। और इसी डॉट जार आर्टिफैक्ट को हम लोग इसी टू इंस्टेंस पे डेवलप करते हैं, सॉरी डिप्लॉय करते हैं, और एप्लीकेशन रन करने लगता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कोड क्या होता है,
आर्टिफैक्ट क्या होता है, कोड बिल्डिंग क्या होती है, डिप्लॉयमेंट क्या होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको मैनुअली प्रोसेस बताया है, इसमें से कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं है। इसी प्रोसेस को ऑटोमेट जब आप करते हो उससे हम लोग पाइपलाइन कहते हैं, जहाँ पे आपका कोड भी, जैसे डेवलपर कोड डेवलप करके कमिट करता है, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो सर्वर पे डिप्लॉय हो जाता है। वो पाइपलाइन है। अगर इस कोड को आप मैनुअली बिल्ड कर रहे हो, मैनुअली डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो मैनुअल प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे पहले मैनुअल देखने वाले हैं, तो चलिए पहले हम लोग मैनुअल प्रोसेस देख लेते हैं। फिर आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे मैं अपने CI/CD पाइपलाइन का कोर्स में बिल्ड स्पेक लिखता हूँ, कैसे मैं ऐप स्पेक लिखता हूँ, क्यों करता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ क्यों लिखता हूँ वो आप समझ जाओगे। तो चलिए पहले इसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या क्या जो भी मैंने स्टेप्स यहाँ दिए हैं आपको वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहले आप इसे sudo yum अपडेट परफॉर्म करो। चलिए ये sudo yum अपडेट हमारा परफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख लो, मैंने क्या बोला है कि डाउनलोड द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या है, ये यही है, जावा कोड है। ये जावा कोड को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं हम लोग, तो उसका ये लोकेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों लोकेशन, अगर आप गिट फाइल को गिटहब से किसी भी लाइक उसके कोड को अगर आप डाउनलोड करना है तो आप क्या रन करते हो, गिट क्लोन, ये सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिट कमांड नॉट फाउंड। तो पहले हम लोग गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे, sudo yum इंस्टॉल गिट -y। तो ये स्टेप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो भी मैंने करा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर से अब हम लोग करेंगे गिट क्लोन और यहाँ से ये जो HTTP का लिंक है इसे इंटर करेंगे। हमारा ये क्लोन हो गया, मीन्स जो भी एप्लीकेशन था वो हमारे सर्वर पे आ चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा cd स्पेस, ये करो आप ls, आप लोग देख सकते हो वो सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था ये एप्लीकेशन बिफोर और ये जो बिल्ड स्पेक है, ये तीनों फाइल को आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो, दिस इज रिलेटेड टू CI/CD पाइपलाइन। अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस देखिए, हमारे पास कोड आ चुका है। हाँ, आपको इसी लोकेशन पे रहना है, हमारे पास कोड आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हम लोग पहले मैवन पैकेज को इंस्टॉल, पहले मैवन पैकेज को हम लोग यम रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। उसके लिए पहला कमांड है आपको परफॉर्म करना होगा, ओके। तो परमिशन डिनाइड आ जा रहा है, तो मैं इसे करूँगा sudo, पहले मैं sudo डाल के फिर ये करता हूँ, ठीक है, वो हमारा हो गया। फिर ऊपर वाला भी, ये भी हो गया sudo। ओके, तो ये हमारा पैकेज ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ क्या है, आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यू नीड टू बी रूट, तो sudo आप कर सकते हो। ओके, तो हमारा अपाचे मैविन भी इंस्टॉल हो रहा है। चलिए हमारा अपाचे मैविन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, जावा। तो इसके नीचे जो ये कमांड है, आपको ये कमांड डालना है, ये भी कमांड sudo के साथ ही डालना होगा।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं एक बार और मॉडिफाई कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमारा जावा भी इंस्टॉल हो चुका है। अब पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि मैवन इंस्टॉल है या नहीं। इसके लिए आप जस्ट टाइप करना है mvn। आप करो, देखो मैवन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये देख लो काम कर रहा है ये कमांड। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि जावा इंस्टॉल हो रहा है या नहीं। जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, फिर आपको जावा टाइप करना है। देखिए मीन्स जावा भी इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग को आर्टिफैक्ट बिल्ड करना है, उसका ये कमांड है maven clean install। आपको बस जाना है लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपके सारे के सारे फाइल्स हैं, इस लोकेशन पे आपको ये कमांड रन कर देना है maven clean install। ये आप लोग देख सकते हो, ये बिल्डिंग आपका जो भी आपका आर्टिफैक्ट है ये उसे बिल्ड कर रहा है। ये एक्चुअली में आपके सारे कोड को बिल्ड करके एक सिंगल फाइल जनरेट करेगा, डॉट जार फाइल। और फिर उस डॉट जार फाइल को हम लोग रन करेंगे एक सर्वर पे। आप लोग देख सकते हो हमारा जो बिल्ड है वो सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है ना, वो क्या दिया है, यू विल गेट योर डॉट जार फाइल इन ए टारगेट फोल्डर। तो आपको यहाँ पे आना है, आप लोग देख सकते हो एक टारगेट फोल्डर ऑटोमेटिक बन चुका है। तो आपको जस्ट इसके अंदर जाना है और जाके एलएस करना है। आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा ग्रीन में डॉट जार फाइल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मूव द डॉट जार फाइल टू एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू रन द एप्लीकेशन। गाइज, आप इस एप्लीकेशन को इस लोकेशन से भी रन कर सकते हो, आप कहीं और से भी रन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपके जार फाइल को रख के रन किया जाए तो आप वहां भी कर सकते हो, अब वो आपकी इच्छा है। बट मैं क्यों करूँ, आपको अगर आपको वैसा करना हो तो आप कर लेना, मैं यहीं से एप्लीकेशन को रन करूंगा। अब एप्लीकेशन रन करने के दो तरीके हैं। एक पहला है कि आप सिंपल सा एक ये कमांड लिखो, आप ये कमांड यहाँ से लिखो और इसे पेस्ट करो। सॉरी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो जावा हाइफन जार वेब ऐप, इंटर। हमारा एप्लीकेशन रन करने लगेगा। आप लोग देख सकते हो स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। स्टार्टिंग सर्विस स्टार्टिंग, आप लोग देख सकते हो टॉमकैट स्टार्ट कर रहा है। कौन से पोर्ट नंबर पे स्टार्ट कर रहा है, 8080 पे स्टार्ट कर रहा है। और ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करने लगा है। ठीक है, अब जो हमारा, हम क्या करेंगे, इसके पब्लिक आईपी को उठाएंगे और यहाँ से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। हमने सीधा ये आईपी एड्रेस डाला, कुछ नहीं हुआ। बट हमारा एप्लीकेशन कहाँ रन कर रहा है, 8080 पे। आप जैसे ये डालोगे देख लो आप, हेलो दिस ऐप इज क्रिएटेड फॉर डेमो पर्पस टू नाल दिस ऐप हैज बीन डिप्लॉयड यूजिंग पाइपलाइन। चलो, मैंने पाइपलाइन एक्चुअली जब मैंने पाइपलाइन डेवलप करा था उस टाइम पे मैंने ये कोड रखा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बस ये वैल्यू इधर से चेंज करना है, यहाँ जाना है और आप देखो देख लो मैंने क्या करा है, हेलो दिस ऐप इज क्रिएटेड फॉर डेमो पर्पस ऑफ टू क्लाइंट दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड डिप्लॉयड यूजिंग पाइपलाइन, जो मैंने लिखा था मैनुअली। आप लोग चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो और उसके बाद डिप्लॉय कर दोगे तो आपका जो कोड है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वो रन कर रहा है। और ये देख लो, ये मैंने मैनुअली डिप्लॉय किया है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, मैंने कोई भी काम ऑटोमेटेड वे में नहीं करा है, सब कुछ मैनुअली है। तो आई होप कि आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं। अब इसी चीजों को हम लोग ऑटोमेटेड वे में करेंगे यूजिंग AWS CI/CD पाइपलाइन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, चलिए एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। आप लोग देख सकते हो यहाँ से, अब आप इसे ओपन नहीं कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे कोई भी दूसरा काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप कोई भी कमांड टाइप करो, कुछ नहीं हो सकता है। इंटर करो, कुछ नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है। बट ये हम नहीं चाहते ना। अब लेट सपोज आपको एप्लीकेशन सर्वर पे लॉग इन करना है और कुछ काम करना है, तो अब क्या करोगे भाई, इस यहाँ तो काम हो नहीं पा रहा है। या फिर चलो लेट सपोज मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहा है। मीन्स जैसे ही मैंने सर्वर को क्लोज कर एप्लीकेशन डाउन हो गया। तो ये भी तो सही बात नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक और तरीका है। ये जो स्प्रिंग बूट का जो प्रोसेस रन कर रहा था ना एप्लीकेशन का, आप चाहो तो उससे बैकग्राउंड प्रोसेस भी रन करवा सकते हो।
जो सेम, चलिए पहले हम लोग उस टारगेट फोल्डर पे चले जाते हैं, cd स्पेस ओके। तो जैसे ही मैंने, आपको याद होगा, जैसे ही मैंने स्टार्ट करा था एप्लीकेशन को, वहाँ क्या हुआ था, वो आपके सामने वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करने लगा था, और जैसे ही मैं सर्वर को क्लोज करा था वो एप्लीकेशन डाउन हो गया था। बट मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, इवन मैं सर्वर क्लोज कर दूँ फिर भी एप्लीकेशन रन करता रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लास्ट कमांड दे रखा है, मैंने दिया है, आपको देख सकते हो, या तो ये, फिर मैंने और करा है, या फिर ये, तो आपको ये डालना है। एक काम करते हैं, पहले मैं इसे क्लियर करने दो आप मुझे, ls, हाँ इस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है। तो चलो यहाँ से कॉपी करके, तो आपको पहले एक और चीज ऑब्जर्व करना है, मैंने यहाँ मेंशन करा है जार फाइल नेम, यहाँ पे आपको एक्चुअली में फाइल का नेम मेंशन करना है, तो वो क्या है, वेब। अब हो गया, और अब इसे इंटर मारना है, ये हमारा प्रोसेस रन करने लगा। आप लोग देख सकते हो ये जावा प्रोसेस अभी रन कर रहा है, मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। आप लोग को यहाँ आना है, रिफ्रेश करना है, आप लोग देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन फिर से रन करने लगा। इवन अगर मैं इसे सर्वर को मैंने क्लोज कर दिया, आप लोग देख सकते हो, इसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहा है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैनुअली डिप्लॉय हो चुका है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को बाय यूजिंग पाइपलाइन डिप्लॉय करेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले ये जो भी सर्वर्स वगैरह थे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, तो अब आप लोगों को सबसे पहले, अब आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि ये चीज अब पाइपलाइन के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा मैनुअल अप्रोच। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पाइपलाइन में कैसे क्या होता है। गाइज मैं कंप्लीट पाइपलाइन क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसके लिए आप मेरा CI/CD पाइपलाइन का जो कोर्स है वो देख सकते हैं। जस्ट उससे पहले आप ये देख लो, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं फिर से वापस, हम लोगों ने क्या करा था, पहले डेवलपर ने क्या करा था, जावा कोड लिखा था, उसके बाद डेवलपर ने उसे कहाँ भेजा था, टेस्टिंग टीम के पास। उसके बाद डेवलपर ने आपके कोड को, जो कोड का जो आर्टिफैक्ट था उसको भेजा था टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम ने उस आर्टिफैक्ट को टेस्ट किया था। फिर टेस्टिंग टीम ने क्या करा था, फाइनली जो आपका, जब आपका टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे वो भेजा था किधर, ऑपरेशन टीम के पास। और ऑपरेशन टीम उसे मैनुअली डिप्लॉय पहले करती थी। अब जब डेवऑप्स, जब आपका डेवऑप्स आया मार्केट में, तो ऊपर वाला ही चीज कैसे ऑटोमेटेड हुआ वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जावा, जैसे ही आपको मैंने क्या बताया था, जावा डेवलपर जब कोड लिखते हैं उसके बाद उसे बिल्ड करना होता है, और वो बिल्ड करने के लिए मैविन का यूज करते हैं, जो मैंने आप लोगों को भी प्रैक्टिकली दिखाया है, मैनुअली कैसे मैविन का यूज करके हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। सेम काम हम लोग ऑटोमेटेड वे में कैसे करेंगे। जो बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वो बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कोड बिल्ड, AWS कोड बिल्ड। और जो डिप्लॉयमेंट, जो ऑपरेशंस टीम ने डिप्लॉय किया, जैसा कि मैंने जो कमांड रन किया, जावा स्पेस -jar स्पेस एप्लीकेशन नेम डॉट जार, और वो स्प्रिंग बूट का वो आपका एप्लीकेशन रन करने लगा था, वो जो काम होता है ना, वो प्रोसेस किया जाता है बाय यूजिंग कोड डिप्लॉय। अब कैसे पाइपलाइन बनते हैं, तो जब जावा कोड को बिल्ड करना था हमें, तो आपको याद होगा सबसे पहले मैंने मैवन इंस्टॉल किया, फिर जावा इंस्टॉल किया, फिर गिट इंस्टॉल करा था, उसके बाद कोड को डाउनलोड करके मैवन क्लीन इंस्टॉल मैंने कमांड रन करा था, तो बिल्ड हो के वो जो .jar फाइल होता है वो आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर दिया था। मीन्स वो सारे के सारे कमांड आपको कोड बिल्ड में ही देने होंगे, बिकॉज आपको टेस्टिंग टीम के पास जाने से पहले आपके पास आर्टिफैक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही
और डेवलपर ने अपने कोड को लिखा और गिटहब पे पुश करा, वो क्या करता है, कोड बिल्ड को ट्रिगर करता है। दोस्तों कोड बिल्ड एक तरह का सर्वर ही समझ लो आप। ये कंटेनर होता है, डॉकर कंटेनर। ये एक तरह का सर्वर ही है जिस पर आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो, जो भी आप एक इजी टू इंस्टेंस पे रन कर सकते हो वो सारे के सारे कमांड कोड बिल्ड पे रन कर सकते हो। इसीलिए बिल्ड स्पेक फाइल में हम लोग, जो आपको मैंने आपको बोला था ना ये एक बिल्ड स्पेक फाइल है, इसीलिए इस बिल्ड स्पेक फाइल में मैंने सारे के सारे कमांड्स मेंशन कर दिए हैं। ये सारे के सारे कमांड्स पहले इस सर्वर पे रन होंगे जो कि कोड बिल्ड के अंदर है, बैकएंड पे चल रहा है, हमें वो नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा, बट बैकएंड में एक सर्वर चल रहा है, एक कंटेनर होता है, एक्चुअली कंटेनर चल रहा है, उस कंटेनर पे ये सारे के सारे कमांड पहले रन होंगे। क्यों? बिकॉज, क्यों रन होंगे? बिकॉज इस कोड को बिल्ड करना है, एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करना है। उस आर्टिफैक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमें मैवेन चाहिए, जावा चाहिए। सेम काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पहले कोड बिल्ड पे मैवेन इंस्टॉल करेंगे, फिर कोड बिल्ड पे जावा इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैवेन क्लीन इंस्टॉल है ये कमांड रन करेंगे, तब जाके हमारा जो कोड बिल्ड है वो ऑटोमेटिकली आर्टिफैक्ट को प्रोड्यूस कर देगा। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन भी करा है आर्टिफैक्ट के अंदर टारगेट स्लैश, ये मीन्स टारगेट फोल्डर के अंदर जो आर्टिफैक्ट होगा जनरेट, उससे S3 बकेट में सेंड करना है। दोस्तों कोड बिल्ड, बिल्ड स्पेक के बारे में ये सारी चीजें मैंने डिटेल में अपने जो प्लेलिस्ट है मेरा जो CI/CD पाइपलाइन का, उसमें मैंने बता रखा है, आप लोग उसे देख लेना। मेरा यहाँ बस एजेंडा है कि आप लोग को ये समझाना कि पाइपलाइन क्यों है, और पाइपलाइन के पहले क्या होता था, और पाइपलाइन में आपको कैसे क्या सोचना है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपका जो कोड बिल्ड आर्टिफैक्ट बिल्ड कर देता है, उसके बाद वो टेस्टिंग टीम के पास जाता है। टेस्टिंग टीम चाहे तो उसे डिप्लॉय कर सकती है, डिप्लॉय करने के लिए कोड डिप्लॉय का फिर यूज होगा। और आपको याद होगा जो कमांड मैंने रन करा था, वो कमांड आप यहाँ भी रन कर सकते हो कोड डिप्लॉय के अंदर। मैंने डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा कमांड रन करा था आपको याद होगा, सबसे नीचे आप लोग देख सकते हो, या तो ये कमांड या फिर ये कमांड। सिंस मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ कोड डिप्लॉय का यूज करके, ना कि सर्वर पे जाके, तो मैं ये वाला कमांड रन करूंगा ताकि कोड डिप्लॉय सर्वर पे डिप्लॉय भी कर दे और उसे बैकग्राउंड में उस एप्लीकेशन को रन भी कर दे। दोस्तों वहां मैंने जो काम मैनुअली किया था ना, बस यही समझ लो कि ये कोड डिप्लॉय भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है। जो काम मैंने मैनुअली करा था सर्वर पे जाके, कोड डिप्लॉय भी वही काम करेगा, बट कोड डिप्लॉय खुद से सर्वर पे लॉगिन करेगा और सारे कमांड्स को रन करेगा जो मैंने मैनुअली करा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे करेगा कोड बिल्ड, तो उसके लिए एक ऐप स्पेक फाइल आता है। दोस्तों मैंने ऐप स्पेक फाइल डिलीट कर दिया है, तो इसका जो ओरिजिनल ये है ना रेपो, मैं वहां जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो उसके लिए जो ऐप स्पेक फाइल, ओके सॉरी मैंने उसे यहाँ से भी डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं। ऐप स्पेक फाइल आपको मैं उसे ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उस ऐप स्पेक के फाइल के जरिए मैं दो स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ। पहला एप्लीकेशन स्टार्ट स्क्रिप्ट हो गया, और दूसरा बिफोर इंस्टॉल स्क्रिप्ट हो गया। तो सबसे पहले बिफोर इंस्टॉल स्क्रिप्ट रन होगा। ये क्या करता है, आपको EC2 इंस्टेंस पे मैवेन इंस्टॉल करेगा, फिर जावा इंस्टॉल करेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको EC2 इंस्टेंस पे भी अगर आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना है, जो .jar फाइल को रन करना है, तो आपको जावा इंस्टॉल करना होगा, मैवेन इंस्टॉल करना होगा। और ये एक प्रोसेस है जो कि मैं किल कर रहा हूँ। लेट सपोज पहले से कोई जावा प्रोसेस रन कर रहा हो, पहले से कोई एप्लीकेशन रन कर रहा हो, जावा एप्लीकेशन ही। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो न्यू अपडेटेड कोड है वो फिर से जाके दोबारा डिप्लॉय हो जाए सेम सर्वर पे, तो मैं पहले वाले प्रोसेस को किल कर दूंगा, फिर नए वाले प्रोसेस को डिप्लॉय करके उसे रन कर दूंगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले मैवेन जावा को इंस्टॉल करेगा, पुराना जो भी एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है उसे प्रोसेस को डिलीट करेगा, ये किल करेगा। अब आपका एप्लीकेशन हो चुका है स्टॉप। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक और स्क्रिप्ट है ये रन करेगा एप्लीकेशन स्टार्ट डॉट sh, और ये क्या करेगा, आपकी उस एप्लीकेशन को आप लोग देख सकते हो मैंने ये कमांड यहाँ पे रन कर दिया है, नो हब जावा हाइफन जार, जो भी ये कमांड था मैंने इस कमांड को मैनुअली भी रन करा था, ये कमांड यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। तो जो कोड डिप्लॉय है ना, वो इस दोनों स्क्रिप्ट को आपके EC2 इंस्टेंस पर रन कर देगा। तो एक तरह से कोड डिप्लॉय भी क्या हो गया, ह्यूमन की तरह वो काम किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट पाइपलाइन। सॉरी, ये जो भी आपका आप लोग कह रहे हो इसके, ये हमारा
कंप्लीट पाइपलाइन आप इसे कह सकते हो। यही है हमारा कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन। आई होप कि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।